गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है और उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने एडियाबेटिक प्रोसेस कर लिया है। ठीक, तो अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ साथ अब हमने इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया है। अब उस वर्क डन की बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस करना या जो समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एडियाबेटिक प्रोसेस चाहे कंप्रेशन का हो चाहे वो एक्सपेंशन का हो बेटा, उसका वर्क डन निकालने में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, देखो बेटा, हम जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर चाहे वो बेटा कंप्रेशन का हो या फिर एक्सपेंशन का हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और इस साइड से हमारे पास है इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो बेटा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है हमने सीखा, ये बराबर है NCV into T2 minus T1, where what is this T2? This T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature, N तो मोल्स ही है, CV उसका क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मसला बेटा आपका सिर्फ ये है कि आप ये T2 कैसे निकालोगे। ठीक है, और जब इररिवर्सिबल की बात आएगी तो यहां पर जो वर्क डन था वो था दैट इज अगेन सिमिलर NCV into T2 dash minus T1। तो अब T2 dash क्या है? T2 dash is the final temperature in case of adiabatic irreversible, whether it is compression, whether it is expansion। और T2 क्या है? T2 is the final temperature of adiabatic reversible, whether it is expansion, whether it is compression। तो रिवर्सिबल में बेटा मेन चीज इन दोनों फॉर्मूलाज में देखकर हमें यही पता लगती है कि हमें इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया होगा। द ओनली थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस T2, फाइनल टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा। तो बेटा रिवर्सिबल के लिए तो बहुत सिंपल है। देखो, इफ वी आर गिवन, अगर हमें एग्जाम में दिया गया है क्या, अगर हमें दिया गया है P1, P2 और T1, अगर हमें एग्जाम में इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है तो ये फाइनल टेम्परेचर निकालना बहुत आसान है। वी कैन यूज बेटा कौन सी वाली इक्वेशन, P रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। कैसे करेंगे बेटा, हम यहां पर लिख देंगे P1 रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 रेज पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज पावर गामा। हमें बेटा P1 भी दिया होगा, P2 भी दिया होगा, T1 भी दिया होगा, गामा हमें पता चलेगा ना, क्योंकि हमें ये तो बताया गया होगा ना क्वेश्चन में कि कौन सी गैस है। सो गामा इज नथिंग, इट इज रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और इसको सॉल्व करके बेटा हमें क्या मिल जाएगा, हमें T2 मिल जाएगा। दूसरी सिचुएशन बेटा क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इफ वी आर गिवन बेटा, अगर हमें V1 दिया है, V2 दिया है और T1 दिया गया है, देन वी कैन यूज बेटा, फिर कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, देन वी कैन यूज T इंटू V रेज पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। तो बेटा हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, फिर उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा T1 V1 रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 रेज पावर गामा माइनस 1। तो दोनों में से बेटा कोई भी इक्वेशन आपको दी गई होगी, यू कैन फाइंड आउट दिस फाइनल टेम्परेचर T2। बट बेटा दीज टू, यानी कि ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, ये तभी वैलिड है जब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राफ जो प्लॉट होता है इन इक्वेशंस का, TV रेज पावर गामा माइनस 1 का अपना एक ग्राफ है, P रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज पावर गामा इसका अपना एक ग्राफ है। तो ग्राफ तो सिर्फ उसी के लिए डाल सकते हैं ना जो क्या होगा, रिवर्सिबल। इररिवर्सिबल के लिए आप ग्राफ प्लॉट कर नहीं सकते हो, और जब ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो तो आप ये इक्वेशंस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इररिवर्सिबल में ये T2 डैश निकालने का तरीका क्या है बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। देखिए बेटा, वर्क डन किसके बराबर है, NCV इंटू T2 डैश माइनस T1। बट बेटा वर्क डन तो खुद भी किसी के बराबर है ना, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल डेल्टा V इज इक्वल टू NCV इंटू T2 डैश माइनस T1। ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल को तो बेटा यहीं पर लगा देते हैं। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर इज V2 माइनस V1। व्हाट इज दिस, V2 माइनस V1 बेटा, उसको किसके बराबर, NCV इंटू T2 डैश माइनस T1। जरा बेटा इसको और संभाले, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 के बदले बेटा क्या लिखें, NR T2 डैश डिवाइडेड बाई P2।
ठीक है, माइनस यहां पर क्या लिखेंगे, एन आर टी वन डिवाइडेड बाई पी वन, बेटा वही बराबर होगा एन सी वी इंटू टी टू डैश माइनस टी वन। ठीक है बेटा, आप ये n और ये n कैंसिल कर सकते हो, r को बाहर लाइए बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू r तो बाहर आ जाएगा बेटा, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा टी टू डैश डिवाइडेड बाई पी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई पी वन, दैट इज इक्वल टू सी वी इंटू टी टू डैश माइनस टी वन। दिस इज द इक्वेशन बेटा, जहां से आपको टी टू डैश पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा बेटा, आपको पता है बेटा, अगर एक्सपेंशन है तो बेटा ये P एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, दिस P एक्सटर्नल इज द लोअर ऑफ द टू प्रेशर वैल्यूज ऑफ द गैस। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको जरूर एग्जाम में क्या दिया गया होगा, गैस के दो प्रेशर्स, तो कौन सा वाला प्रेशर P एक्सटर्नल होता है, वी नो इट इज द लोअर ऑफ द टू। अगर कंप्रेशन हो रहा है बेटा तो P एक्सटर्नल कौन सा वाला होता है, बड़ा वाला होता है। तो बस बेटा आप वही वैल्यू यहां पर डालोगे, मतलब आपको P एक्सटर्नल भी पता है, R भी पता है, P1 P2 दोनों ही पता है, और T1 भी तो पता ही है, T2 डैश इज द अननोन, और बेटा T1 भी पता है, CV भी पता है। सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, टू गेट व्हाट, टू गेट T2 डैश, और बेटा ये जो T2 डैश निकला, देन यूज this value of T2 dash in the work done expression, तो बेटा जो आपको यहां से T2 डैश मिला उसका वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन बेटा। इस पर तो जेईई एडवांस में भी सवाल पूछा जा चुका है, सीधे ही ये T2 डैश निकालने का तरीका क्या है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमको वहां पर T2 डैश निकालना था। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, T2 डैश, उस T2 डैश का बेटा वैल्यू उठाओ, वर्क डन के एक्सप्रेशन में डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी हमारे पास टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज रिवर्सिबल में हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल है। उन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए बेटा हम क्या निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। क्लियर? सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट वेदर इट इज कंप्रेशन और वेदर इट इज एक्सपेंशन। बेटा आप सिर्फ वैल्यूज डालते जाइए, आप देखोगे आपके साइंस भी खुद ब खुद फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं बेटा, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो हम जानते हैं एक्सपेंशन के टाइम पर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा, फाइनल टेम्परेचर कम। एक्सपेंशन हो रहा है बेटा तो T2 कम होगा, T1 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बेटा ये क्या साइन आएगा, माइनस, और टोटल में वर्क डन भी कितना बन जाएगा, माइनस। एंड बेटा वी नो इन केमिस्ट्री एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, और बेटा अगर कंप्रेशन हो रहा है तो जरूर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल, तो ये अंदर वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव, डेफिनेटली बेटा वर्क डन पॉजिटिव ही आना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में पॉजिटिव वर्क मींस कंप्रेशन। ठीक है, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। क्लियर? तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जरा इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज भी इसमें सीखेंगे और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा हम जरा क्या काम करते हैं, हम जरा एक्सपेंशन का केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम जरा एक्सपेंशन का केस कंसिडर करते हैं और इस साइड से बेटा हम कंप्रेशन का केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर एक्सपेंशन वी नो दैट क्या, वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। लेकिन बेटा मॉड लेकर की मैं बात कर रहा हूं। पहली बात, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बेटा ये दोनों एडियाबेटिक वाले प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक हो या आइसोथर्मल भी हो, दोनों में ही रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है एक्सपेंशन के केस में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। अब सर आपने मॉड क्यों लगा दिया साथ में, बिकॉज बेटा वी नो वी आर कंपेयरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स। माइनस साइन से मे बी आपको कभी कभी धोखा लग जाता कि -200 कहीं -300 से ज्यादा तो नहीं है, नहीं बेटा असल में 300 ही बड़ा है एज कंपेयर टू 200। माइनस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट इट इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं। उसी माइनस को केयर ऑफ करने के लिए बेटा मैंने यहां पर क्या लिया है, मॉड लिया है। ठीक है, अब बेटा देखो वर्क डन इरिवर्सिबली, बेटा यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए इरिवर्सिबल वर्क की जब बात की जाएगी सो इट इज ऑलवेज ए सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहां पर भी जब मैं लिखूंगा सो आई विल राइट सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल कंप्रेशन।
ठीक है, जब तक आपको स्टेज स्पेसिफाई करके नहीं है, ऑलवेज टेक इट टू बी ए सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं क्या एडियाबेटिक में रिवर्सिबल वर्क किसके बराबर है बेटा, दैट इज NCV इंटू T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, लेकिन मॉड के साथ, ठीक, इट इज ग्रेटर देन, बेटा इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा NCV इंटू T2 डैश माइनस T1, वी नो दिस। ठीक है, अब बेटा ये जो अंदर वर्क है ना, ये वर्क तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव को मॉड करता क्या है बेटा, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता हो बेटा, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू है, मान लो x है कोई वैल्यू, ठीक, और x क्या है बेटा, नेगेटिव, अगर मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो मॉड उसको क्या करता है, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव करता कैसे है असल में बेटा, असल में ये इसके साथ जोड़ देता है एक माइनस खुद से। ये कब है बेटा, ये तब है फॉर ऑल x इज लेस देन 0, और बेटा मॉड x का वैल्यू प्लस x ही है फॉर ऑल अगर x ग्रेटर देन 0 है। क्या मतलब इसका बेटा, अगर आप मॉड ऑफ -5 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मॉड ऑफ -5, तो मॉड को क्या पता चलेगा कि मेरे अंदर जो नंबर है वो क्या है, दैट इज लेस देन 0, तो मॉड इसको बाहर निकालेगा लेकिन इसके सामने चिपका देगा एक -5, ताकि माइनस और माइनस क्या बन जाए, +5। अगर बेटा मॉड के अंदर सिर्फ +5 होता तो मॉड इसको एज इट इज बाहर निकाल देगा, मतलब सीधे ही 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्न दैट कि अगर मॉड के अंदर कोई चीज नेगेटिव है, माइनस है, तो मॉड उसको बाहर निकालता है एक माइनस साइन के साथ, और मॉड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो मॉड उसको एज इट इज बाहर निकाल देता है। अब जरा बेटा सोचिए इधर पर, क्या मॉड को इस वक्त ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो वर्क डन है ये क्या है, नेगेटिव, मतलब माइनस साइन के साथ है, तो मॉड इसको बाहर कैसे निकालेगा, माइनस टाइम्स NCV इंटू T2 माइनस T1। आई होप ये क्लियर है, इज ग्रेटर देन, बेटा यहां से माइनस टाइम्स NCV इंटू T2 डैश माइनस T1। डिड यू गेट दिस? ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ इफ दिस इज क्लियर बेटा, यहीं से हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको -1 से ऑपरेट भी कर लेंगे बेटा। इफ वी विल ऑपरेट इट विद -1 तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम NCV इंटू T2 डैश माइनस T1 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, क्योंकि ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन रिवर्स हो जाएगा ना, और रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, NCV T2 माइनस T1 इज लेस देन दिस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से NCV T2 डैश माइनस T1 इज ग्रेटर देन NCV इंटू T2 माइनस T1। क्लियर? तो बेटा ये रहा NCV, ये रहा NCV, कैंसल बेटा, ये T1 कैंसल। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स T2 डैश इज ग्रेटर देन T2। व्हाट डज दिस मीन बेटा, T2 डैश क्या था, T2 डैश वाज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, एंड व्हाट इज T2, T2 इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, ये एडियाबेटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन का फाइनल टेम्परेचर है, और ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर है। अब जरा सोचते हैं, जब भी बेटा एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में तो फाइनल टेम्परेचर जरूर डिक्रीज होता है, चाहे वो इररिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। लेकिन एडियाबेटिक रिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर जितना कम होता है उतना कम नहीं होता है किसमें, एडियाबेटिक इररिवर्सिबल में। लेट मी मेक इट क्लियर अगेन, the final temperature of adiabatic reversible expansion is less than that of final temperature of adiabatic irreversible expansion, although in both reversible as well as irreversible expansion the final temperature is less than the initial temperature। अब बेटा शायद ये मे भी आपको अभी भी इसमें प्रॉब्लम हो गई होगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए बेटा, अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 300 केल्विन है, इनिशियल टेम्परेचर मतलब ये है T1, ठीक है। जब हम बेटा एक्सपेंशन कर रहे हैं तो T2 जो है ना, और जो T2 डैश है बेटा, T2 भी हो जाएगा 200 केल्विन और T2 डैश हो जाएगा फॉर एग्जांपल 210 केल्विन। पहले जरा सोचते हैं, दोनों केसेस में चाहे इररिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन जितना डिक्रीज वो रिवर्सिबल के लिए हुआ उतना इररिवर्सिबल के लिए नहीं हुआ। दैट मींस वी कैन से T2 डैश इज ग्रेटर देन T2। यही है बेटा यहां का मतलब। दिस इज द मतलब हियर, this is the matlab here, this is the meaning that we are getting here, that the final temperature of irreversible adiabatic expansion is more than the final temperature of adiabatic reversible expansion, although
in both situations the final temperature will be less than the initial temperature. Clear? तो therefore what can we say? Therefore हम कहेंगे क्या? In case of expansion, the final temperature of both reversible and irreversible adiabatic process decreases, but the decrease is more in case of reversible than that of irreversible. I hope this is clear to you. ठीक है? I hope बेटा this is clear to you कि एक्सपेंशन के टाइम पर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन जितना टेम्परेचर कम होता है इररिवर्सिबल में उतना उससे भी कम होता है किसमें? रिवर्सिबल में. ठीक. अब बेटा ये तो एक्सपेंशन का केस आया, जरा सोचिए फिर कंप्रेशन में क्या होगा. कंप्रेशन में होगा T2 इज ग्रेटर देन T2 डैश, होगा ना, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपस में क्या है? रिवर्स है. लेकिन बेटा यहीं पर आप गलती कर लोगे. ठीक है. अब देखिए जरा, अगर हम यहां पर बेटा बात करेंगे कंप्रेशन की, तो बेटा हम जानते हैं कंप्रेशन में वर्क डन इररिवर्सिबली इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबली. अब आप कहोगे सर मॉड कहां गया? बेटा मॉड लेने की इस वक्त जरूरत नहीं है, बिकॉज कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव वर्क, सो मॉड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. बताइए बेटा ये कितना होगा? दिस विल बी NCV इंटू T2 डैश माइनस T1 इज ग्रेटर देन बेटा NCV इंटू T2 माइनस T1. तो NCV बेटा कैंसल, T1 भी कैंसल. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अगेन T2 डैश इज ग्रेटर देन T2. अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज. बेटा इस वर्ड को समझ लीजिएगा, क्योंकि जब कंप्रेशन होगा एडियाबेटिकली तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के मुकाबले में 100% ज्यादा ही होगा. देयर इज नो डाउट इन दैट. लेकिन जितना ज्यादा वो इररिवर्सिबल में होगा उससे कम ज्यादा वो किस में होगा? रिवर्सिबल में. ठीक है. दिस मीन्स फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज इज मोर फॉर एडियाबेटिक irreversible compression than that of adiabatic reversible कंप्रेशन. समझ लीजिएगा बेटा इसको. दैट मीन्स अगर बेटा आपके पास T1 टेम्परेचर जो है ना वो मान लीजिए 200 केल्विन है. कितना है? 200 केल्विन है. तो बेटा इररिवर्सिबल कंप्रेशन में मान लो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा? 400 केल्विन. और बेटा रिवर्सिबल कंप्रेशन में मान लीजिए ये सिर्फ 300 केल्विन आएगा. तो पहले ये सीखो, दोनों सिचुएशंस में बेटा फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के मुकाबले में ज्यादा ही है, लेकिन जितना ज्यादा वो इररिवर्सिबल में है बेटा उससे कम ज्यादा वो कहां पर है? रिवर्सिबल में. दैट मीन्स इन बोथ सिचुएशंस वेदर इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक इररिवर्सिबल, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर? तो चाहे एक्सपेंशन का केस हो चाहे कंप्रेशन का केस हो, एडियाबेटिक इररिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो एडियाबेटिक रिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है. देयर इज नो डाउट इन दिस. ठीक है. चलिए बेटा, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि T2 डैश और यहां पर इसका क्या मतलब है. ना अब अगर हम थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे ले जाएं तो बेटा जरा देखते हैं ग्राफिकली, हम जरा इसका मतलब समझ लेते हैं. देखो बेटा ग्राफिकली मतलब क्या है? अगर आप एक पीवी कर्व प्लॉट करते हो, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व प्लॉट करते हो, ठीक है,
और बेटा यहां पर भी हम क्या काम कर रहे हैं, यहां पर भी हम एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व प्लॉट कर रहे हैं। बेटा यहां पर हम ए पर है और यहां पर हम बी पर है। दिस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। बेटा मैंने एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया है, आप कंप्रेशन का भी बना दो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या बेटा एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है? फॉर श्योर ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। सो बेटा ये रहा ए और बेटा ये रहा आपके पास बी। ठीक है, अब बेटा इस बी पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम? इट इज V2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट ए? तो बेटा दिस इज V1। बी पर बेटा प्रेशर का वैल्यू कितना है? दैट इज P2। और बेटा ए पर प्रेशर का वैल्यू कितना है? दैट इज P1। ठीक है, अब नाउ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसला ये है बेटा कि जब हम ए से पॉइंट बी पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो बी पर जो प्रेशर है बेटा वो है P2, वॉल्यूम है V2। नाउ इफ आई ट्राई टू मेक इट लाइक T2, आखिर बी पर कितना है? बी पर टेम्परेचर कितना है? तो बेटा T2 किसके बराबर होगा? वो होगा ना प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय N इंटू R। बेटा व्हाट इज द प्रेशर एट बी? द प्रेशर एट बी इज P2। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट बी? इट विल बी बेटा V2 डिवाइडेड बाय N इंटू R। ठीक है, ये हो गया। चलिए बेटा अब हम एडियाबेटिक इररिवर्सिबल, मतलब ए से बी में ही आ रहे हैं, ए से बी की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब हम इररिवर्सिबली आ रहे हैं, रिवर्सिबली नहीं, बल्कि अब हम क्या कर रहे हैं? इररिवर्सिबली आ रहे हैं। तो बेटा मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही है, ये देखो बेटा, मतलब ये है V1 और बेटा ये क्या है? दिस इज P1। ठीक, ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए। अब बेटा जरा सोच समझ के हम देखते हैं, मान लीजिए ये है पॉइंट बी, ठीक है, और बेटा इस पॉइंट बी पर वॉल्यूम है V2 और बेटा यहां पर जो आपके पास प्रेशर है दैट इज P2। ठीक है, अब जरा सोचते हैं हम, इफ वी थिंक अबाउट दिस, कि जब हम ए से बी की तरफ आएंगे, कैन आई कैलकुलेट व्हाट इज द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 डैश, क्योंकि बेटा इररिवर्सिबल है ना, इररिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर T2 नहीं T2 डैश है। सो व्हाट इज दिस T2 डैश? बेटा दिस T2 डैश इज इक्वल टू प्रेशर एट B इंटू वॉल्यूम एट B डिवाइडेड बाय N इंटू R, है कि नहीं? बेटा अब जरा सोचते हैं, मैं अगर प्रेशर एट B जो इसका फाइनल पॉइंट है, तो इसके फाइनल पॉइंट पर प्रेशर कितना है बेटा? P2 और बेटा VB ये तो V2 है डिवाइडेड बाय N इंटू R है। अच्छा, तो यहां पर तो हमें ये पता चला कि जब हम A से B रिवर्सिबली आएंगे और अब हम A से B इररिवर्सिबली आना चाहते हैं, तो यहां पर तो बेटा हमें मिलता है टेम्परेचर T2 डैश। सर यहां पर तो टेम्परेचर मिल रहा है T2, क्या T2 डैश T2 के बराबर है? ना 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 बेटा, हम जानते हैं कि चाहे एक्सपेंशन का केस हो या फिर कंप्रेशन का केस हो, T2 डैश इज डेफिनेटली ग्रेटर देन T2। अच्छा, T2 डैश T2 से बड़ा है, तो इसका मतलब बेटा किसी भी सूरत में ये दोनों P2 V2 नहीं हो सकते हैं, जैसे यहां पर ये P2 V2 है। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस T2 डैश इज ग्रेटर देन T2, since T2 dash is greater than T2, it means we cannot reach the same final point. We cannot reach the same final point as that of reversible expansion. बेटा रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जहां पर आपका फाइनल पॉइंट था, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में वो आपका फाइनल पॉइंट नहीं हो सकता। और यही सेम लॉजिक लगेगा कंप्रेशन में भी। एक्सपेंशन में आप सिर्फ ये नहीं समझना, ये मत कहीं एक्सपेंशन के लिए ही तो नहीं है बेटा, ये कंप्रेशन के लिए भी है। तो चूंकि T2 डैश बड़ा है बेटा किससे? T2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम P2 V2 नहीं लगा सकते, बिकॉज इस पॉइंट B का बेटा कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है V2 और P2 बेटा, लेकिन अगर ये P2 इंटू V2 बाय NR है तो ये टेम्परेचर T2 डैश नहीं है, फिर ये T2 है। लेकिन हम जानते हैं एडियाबेटिक इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होता है, बल्कि इररिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर।
तो अगर T2 डैश T2 से बड़ा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये NR और ये NR चेंज होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब चेंज किसको होना पड़ेगा बेटा? या तो प्रेशर को चेंज होना है, या तो वॉल्यूम को चेंज होना है, या फिर दोनों को चेंज होना है। अब लेकिन चेंज होना कैसे? देखो बेटा, चूंकि T2 डैश वी कैन नॉट रीच दैट सेम पॉइंट एज दैट ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, सिंस T2 डैश इज ग्रेटर देन बेटा T2, सिंस T2 डैश इज ग्रेटर देन T2, इट मींस, तो मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, सिंस T2 डैश इज ग्रेटर देन T2। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस या तो इस P2 को इस P2 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब आई विल से यहां पर P2, या मैं कहूंगा ऐसे, सिंस T2 डैश इज ग्रेटर देन दिस, फाइनल pressure of irreversible process, irreversible expansion process, final pressure of irreversible expansion process, final pressure of irreversible expansion process is more than that of final pressure of reversible process and volume is constant। अगर बेटा आप क्या मान रहे हो? अगर आप ये मानोगे कि नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से हम वहीं पर है जहां पर रिवर्सिबल में थे, तो बेटा आपको प्रेशर के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा ना, इजंट इट? मतलब अगर आप फाइनल वॉल्यूम को सेम रख रहे हो, तो बेटा फाइनल प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये P2 V2 जो है असल में ये बन जाएगा क्या बेटा जी? P2 डैश इंटू V2 डिवाइडेड बाय N इंटू R। अब ये P2 डैश इस P2 से बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? बिकॉज बेटा T2 डैश T2 से बड़ा है। ठीक है, अब बताइए बेटा, अगर ये सिचुएशन आपने मान ली कि P2 डैश चेंज हुआ है, V2 चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब बताइए बेटा, क्या आप B पर पहुंचेंगे? नहीं बेटा, आप पता है कहां पहुंच जाएंगे बेटा? यू विल रीच एट अ पॉइंट B डैश, और इस B डैश के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? V2, और बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P2 डैश। और देखिए बेटा, P2 डैश P2 से बड़ा ही है। क्यों बड़ा है? बिकॉज T2 डैश T2 से बड़ा है। मतलब अब जो हमारे पास बेटा एरिया होगा, जैसे मैं मान लूं दिस इज P2 डैश, दिस इज P2 डैश, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास P2 डैश है। सो व्हाट इज द वर्क डन? तो बेटा वो वर्क डन ऐसा है। ठीक है, और ये मैं बेटा कैसे चला हूं? मैंने क्या कांस्टेंट मान लिया है? वॉल्यूम। मतलब मैं आइसोकोरिकली ऊपर चला गया हूं, बिकॉज मैंने वॉल्यूम को क्या माना? सेम। कौन सा वॉल्यूम बेटा सेम है? जो हमने कहा ना रिवर्सिबल में फाइनल वॉल्यूम आएगा, बेटा मैंने कहा चलो मान लो इररिवर्सिबल में वही फाइनल वॉल्यूम आएगा, तो क्या इररिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर वही होगा जो रिवर्सिबल का होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बेटा आपको यहाँ पर T2 डैश लाना है ना, तो किसको अब चेंज होना पड़ेगा? आप कह रहे हो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो मोल्स और आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो P2 को ही चेंज होना पड़ेगा। और P2 किस हिसाब से चेंज होगा? वो रिवर्सिबल के फाइनल प्रेशर से ज्यादा ही होगा, ताकि इररिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा ही आ जाए रिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से। क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ अब ये है बेटा हमारे पास एक्चुअल वर्क डन, वरना वो पहले वो वर्क डन कितना था? सिर्फ इतना, ऊपर वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ वो पहले इतना ही था। लेकिन बेटा अब वो पूरा सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, अब वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या बेटा ये सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है? क्या इसकी कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। क्या सिचुएशन? आप ये मान लो कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर सेम है, तो बेटा जाहिर सी बात है इररिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम को इंक्रीज ही होना पड़ेगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम से। क्यों? ताकि T2 डैश ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू T2। मतलब बेटा उस केस में सिचुएशन क्या होगी? उस केस में कुछ ऐसा सीन होगा कि यहां पर आपके पास प्रेशर और बेटा यहां पर आपके पास वॉल्यूम। बेटा ये आपने स्टार्ट किया कहां से? ए से, जहां पर वॉल्यूम V1 था और बेटा जहां पर प्रेशर P1 था। अब बेटा ये वो B पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम V2 है और बेटा अब यहां पर प्रेशर कितना है? P2। अब बेटा आप ये बोल रहे हो जब हम इररिवर्सिबली आएंगे तो जो हमारी फाइनल स्टेट होगी उसका प्रेशर वही मान लेते हैं जो रिवर्सिबल का था। तो रिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर तो P2 था, लेकिन बेटा अगर P2 था तो क्या आप B पर ही रुकोगे? नहीं बेटा, आप थोड़ा आगे शूट कर जाओगे। मतलब बेटा अब आप B पर नहीं रुकोगे, अब आप B डैश पर पहुंच जाओगे जहां पर वॉल्यूम V2 डैश हो जाएगा। बेटा ये तो वर्क डन होता ये वाला,
ये वाला वर्क डन होता तब जब फाइनल पोजीशन दोनों की सेम होती, मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में भी। लेकिन इरिवर्सिबल की फाइनल पोजीशन सेम नहीं है रिवर्सिबल से। अब बेटा जो एडिशनल वर्क है वो एडिशनल वर्क इस हिसाब से है। तो अब टोटल वर्क जो है वो थोड़ा इतना है, ठीक। दैट मीन्स बेटा इन दोनों सिचुएशन से हमें क्या पता चल गया, इन दोनों सिचुएशन से हमें पता चल गया कि या तो प्रेशर फाइनल जो है इरिवर्सिबल का वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू फाइनल प्रेशर ऑफ रिवर्सिबल, और या तो वॉल्यूम ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये डिफरेंट का मतलब क्या है बेटा, इरिवर्सिबल में प्रेशर ज्यादा होगा या फिर इरिवर्सिबल में वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो मर्जी आपको। हाँ, एक और केस भी बन सकता है जब दोनों ही डिफरेंट हो, तब ना ही बेटा ये ऊपर जाएगा ना ही ये आगे जाएगा, ठीक है। समझ लेना इसको बेटा, ना ही ये आइसोकोरिकली ऊपर जाएगा ना ही ये आइसोबारिकली स्ट्रेट जाएगा, बेटा ये कहीं बीच में आएगा, ठीक है। दैट मींस थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है बेटा जी, थर्ड सिचुएशन हो सकती है इफ फाइनल प्रेशर ऑफ irreversible process is P2 dash and final volume is V2 dash। अगर बेटा अब हम क्या कहेंगे, प्रेशर भी चेंज हो गया है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, तो ना ही आप आइसोबारिकली चले हो, आइसोबारिकली का मतलब ना ही ऐसे गए हो, ना ही आइसोकोरिकली मतलब आप ऊपर की तरफ गए हो। तो आप कैसे चल गए हो, प्रेशर में भी चेंज आया है, वॉल्यूम में भी चेंज आया है, सच दैट बेटा क्या सच दैट कि P2 डैश इंटू V2 डैश इज डेफिनेटली ग्रेटर देन P2 इंटू V2। जरा बेटा सोच समझ के मुझे बताओ, क्या T2 डैश नहीं है प्रेशर एट फाइनल स्टेट इंटू वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट डिवाइडेड बाय NR। तो बेटा P2 डैश इंटू V2 डैश ये है फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम कहां पर, इरिवर्सिबल में। और P2 इंटू V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम कहां पर, रिवर्सिबल में। बेटा अगर मैं इन दोनों को यहां से डिवाइड करता हूं NR से, क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं बेटा। लेकिन P2 डैश इंटू V2 डैश बाय NR, क्या बेटा ये T2 डैश के बराबर नहीं है, डेफिनेटली बेटा यहां से ये इसके बराबर आना ही चाहिए, इसीलिए तो बेटा मैंने ये लिखा, ठीक है। मतलब आपके पास जो इरिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर है वो और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इरिवर्सिबल के फाइनल वॉल्यूम के साथ, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है बेटा वो ज्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू जो मल्टीप्लाई किसका है, फाइनल प्रेशर ऑफ रिवर्सिबल और फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल P2 इंटू V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिवर्सिबल है। लेकिन बेटा ये तीसरा वाला केस करना जहां पर कि प्रेशर भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी चेंज हो जाए, आपके पास दो अननोन्स आएंगे ना, तो आपके पास एडिशनल इक्वेशन भी होनी चाहिए इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो बेटा इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आखिर एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्क क्या है। द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस द स्टार्ट एंड द फाइनल पॉइंट आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट हम सेम ले सकते हैं, लेकिन फाइनल पोजीशन जो होगी बेटा वो इरिवर्सिबल की कुछ और होगी और रिवर्सिबल की कुछ और। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था आइसोथर्मल में, बिकॉज आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा था। तो जो फाइनल पोजीशन किसकी थी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की, वही फाइनल पोजीशन है किसकी, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड, ठीक है बेटा। तो इस चीज को बेटा समझ लेना है, अदरवाइज बेटा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए बेटा अब हम जरा और आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड, और हम इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उससे हमें बेटा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर हम सवाल करें उससे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप एक पॉइंट लिख लो कि यू राइट डाउन कि इन केस ऑफ देयरफॉर ऐसे लिखो, देयरफॉर वी फाइंड दैट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर चाहे बेटा वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, देयरफॉर from the above we find that in case of adiabatic process the initial and the final position are not the same
as that of adiabatic reversible and sorry मैंने गलत बोल दिया, आप ऐसे लिखो, just correct it out. Therefore we find that the final position of adiabatic reversible process is not same as that of final position of adiabatic irreversible process. ठीक है, तो बेटा ये दोनों में है, चाहे कंप्रेशन का केस हो चाहे एक्सपेंशन का केस हो, जो रिवर्सिबल की फाइनल पोजीशन होगी बेटा, इररिवर्सिबल की वो फाइनल पोजीशन नहीं होगी. ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोथर्मल की नहीं, बिकॉज आइसोथर्मल में जो फाइनल पोजीशन रिवर्सिबली है वही फाइनल पोजीशन इररिवर्सिबली भी है. क्लियर? चलिए बेटा, अब हम जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है. ठीक है, देखिए बेटा सवाल क्या है. The question is 1 mole of a non-linear triatomic ideal gas is expanded adiabatically at 300 Kelvin. Full stop. ठीक है, from 16 atms to 1 atm. ठीक है, जाहिर सी बात है बेटा, जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो गैस का इनिशियल प्रेशर फाइनल के मुकाबले में ज्यादा ही होगा, इसीलिए इनिशियल दिया है 16 और ये दिया है 1 atm. ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन. बेटा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन अंडर क्या बेटा, फर्स्ट वन रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है, अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, एंड सेकंड वन इज बेटा अंडर irreversible condition. ठीक है, आप रिवर्सिबल कंडीशन और इररिवर्सिबल कंडीशन में निकालो वर्क डन कितना हुआ है. ठीक, तो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा इसमें. ठीक, अब देखिए बेटा, इससे हमें कुछ चीजें भी प्रूव हो जाएंगी, वो भी हम देख लेंगे. देखो बेटा कैसे, अगर हम स्टार्ट करें बेटा, सबसे पहले मसला है बेटा 1 मोल ऑफ ए नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस. अगर बेटा नॉन लीनियर है और वो भी ट्राई एटॉमिक है, तो जानते हैं बेटा हम CV इज इक्वल टू FR/2. ठीक है, वी नो बेटा, क्या जानते हैं, CV दैट इज इक्वल टू F इंटू R डिवाइडेड बाई 2, वायर बेटा ये F किसके बराबर है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. बेटा ट्राई एटॉमिक और वो भी नॉन लीनियर, तो उसकी ट्रांसलेशनल भी 3 होती हैं, उसकी रोटेशनल भी 3 होती हैं. सो वी कैन से देयरफॉर फॉर ए नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस क्या कहेंगे बेटा, FT इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू 3. बेटा ये दोनों के दोनों बराबर हर एक 3 होती हैं. देयरफॉर बेटा ये CV बन जाएगा ना, FT प्लस FR बेटा वो 6, वो तो बन जाएगा आपके पास 3R. तो CV तो बेटा मुझे मिल गया 3R. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बेटा मसला ये है कि हमें वर्क डन निकालना है. पहले हम जरा रिवर्सिबल कंडीशन की बात करेंगे, तो कहेंगे फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक प्रोसेस ही है बेटा, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन बेटा वी नो वर्क डन इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर है, दैट इज NCV इंटू T2 माइनस T1. ठीक है बेटा, NCV T2 माइनस T1 ये है आपके पास. चलिए बेटा, अब हम जरा यहां से कुछ और सीखते हैं. यहां से वर्क डन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू N को तो बेटा 1 मोल ही है, छोड़ दो उसको, CV बेटा 3R है, T2 बेटा T2 हमें निकालना पड़ जाएगा, माइनस T1 बेटा T1 तो मुझे पहले से ही दिया गया है 300. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. किसी तरीके से ये T2 मिल जाए बेटा तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं, और मैं बता चुका हूं आपको रिवर्सिबल में T2 निकालना बहुत आसान, आपके पास इक्वेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं बेटा. यू नो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, बेटा P रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज पावर गामा इज कांस्टेंट. ये तो बेटा हम जानते हैं. ठीक है,
बेटा जरा गामा बताइए, गामा इज सीपी बाई सीवी, गामा इज सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। बेटा जी अगर इसका सीवी 3R है तो बेटा इसका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर वाली इक्वेशन से सीपी आ जाएगा ना 4/3, सॉरी 4R, क्योंकि सीवी कितना है 3R, 3R को उठाकर उधर ले जाओ, 3R प्लस आर बेटा वही बनेगा 4R। और गामा कितना होता है सीपी बाई सीवी, सीपी हो गया 4R, सीवी हो गया 3R, आर एंड आर कैंसल, गामा इज 4/3। तो बेटा लगाइए इधर से P1 रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 रेज पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेज पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज पावर गामा। ठीक है बेटा, बताइए बेटा P1 पहला प्रश्न, स्टार्टिंग में प्रश्न बेटा दैट इज 16, 1 माइनस गामा, बेटा व्हाट इज गामा, गामा इज 4/3। अगर गामा 4/3 है और यहां पर है 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 का मतलब तो होता है -1/3, कितना होता है -1/3। बेटा T1 पहला वाला टेम्परेचर दैट इज 300 रेज पावर बेटा गामा का वैल्यू 4/3 इज इक्वल बेटा P2 फाइनल प्रेशर दैट इज 1 रेज पावर 1 माइनस गामा मतलब रेज पावर -1/3, और बेटा यहां पर T2 रेज पावर 4/3। अब बेटा यहां से देख लीजिए 1 रेज पावर एनीथिंग दैट इज ऑलवेज 1, बेटा यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा 16 रेज पावर -1/3 इंटू 300 रेज पावर 4/3, 300 रेज पावर 4/3 इज इक्वल टू बेटा ये किसके बराबर है, 1 को तो भूल जाओ बेटा, यहां से T2 रेज पावर 4/3। बेटा ये T2 रेज पावर 4/3 आप इधर फेंक दो, ये क्या बन जाएगा 3/4। तो बेटा यहां से क्या बनेगा 16 रेज पावर -1/3 इंटू इसको भी बेटा अपना एक 3/4 दे दो, इंटू बेटा यहां पर बन जाएगा 300 रेज पावर 4/3 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू T2। 3 3 4 4 कैंसिल, बेटा यहां से 3 3 कैंसिल। अब बेटा ये कितना बन गया 16 रेज पावर -1/4। जरा बेटा क्या मैं 16 को नहीं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 4, इसको कितना रेज करना है -1/4, और बेटा यहां पर 300 और वो किसके बराबर T2, बेटा 4 और 4 कैंसिल, दिस बिकम्स 2 रेज पावर -1 विच इज 1/2, और 300 डिवाइडेड बाय 2 बेटा इसका मतलब हो गया T2 इज इक्वल टू 150 केल्विन। कितना हो गया बेटा T2 इज इक्वल टू 150 केल्विन यूजिंग वैल्यू ऑफ T2 इन फर्स्ट, मतलब बेटा इस पहली वाली इक्वेशन में T2 का वैल्यू यूज करोगे सो बेटा V2 आपको मिल जाएगा, बाहर क्या है बेटा 3R, ठीक है बेटा T2 150 है माइनस T1 बेटा 300 है, तो बेटा 150 में से 300 -150 इंटू 3 दैट इज बेटा -450R। तो बेटा आना भी चाहिए बिकॉज एक्सपेंशन है, तो केमिस्ट्री में एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव वर्क डन, और यही चीज बेटा अगर आप फिजिक्स में करते तो वहां पर होता 450R, देयर इज नो अदर डिफरेंस। तो बेटा ये तो हमने निकाल लिया वर्क डन रिवर्सिबली। अब जरा बेटा इरिवर्सिबल का करते हैं, फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बताइए किसके बराबर, दैट इज NCV इंटू T2 डैश माइनस T1, बेटा इसका वैल्यू सेकंड रखते हैं। अब बेटा यहां पर आपको N भी पता है, CV भी पता है, मसला क्या है सिर्फ T2 डैश, और मैं आपको बता चुका हूं कि T2 डैश कैसे निकालते हैं। तो क्या कहेंगे, वी नो, क्या बेटा हम जानते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू R इंटू इंटू T2 डैश डिवाइडेड बाय P2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू CV इंटू T2 डैश माइनस T1। याद है बेटा ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपसे कही थी, यस। तो अब माइनस P एक्सटर्नल, बेटा एक्सपेंशन का केस है तो छोटा वाला प्रेशर होगा ना माइनस P एक्सटर्नल, तो छोटा कौन है इसमें 1 atm, तो बेटा P एक्सटर्नल को तो भूल ही जाओ, यहां पर बचेगा सिर्फ माइनस R। बेटा व्हाट इज T2 डैश, यही तो निकालना है। बेटा व्हाट इज P2 फाइनल प्रेशर, दैट इज 1, तो बेटा यहां पर 1 लगा दिया। T1 बेटा पहला वाला दैट इज 300, इनिशियल प्रेशर बेटा दैट इज 16 इज इक्वल बेटा CV दैट इज 3R, बेटा T2 डैश यही निकालना है, और T1 बेटा वो 300 दिया गया है। सो व्हाट डू यू फाइंड, यू फाइंड R एंड R गेट्स कैंसल्ड आउट। बेटा माइनस से जब ऑपरेट करोगे व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम 300/16, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, और बेटा यहां से क्या बनेगा -900 ना, उस -900 को इधर ले आओगे तो वो बनेगा ना +900, ठीक है, इज इक्वल बेटा यहां से 3T2 डैश, यहां से -T2 डैश को उधर ले जाओगे बेटा ये बनेगा ना 4T2 डैश, ठीक है। चले बेटा यहां से आप 300 को बाहर निकालिए,
बेटा ये क्या बन जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी 300 तो बाहर हो गया, तो बेटा अंदर बन गया 1/16 प्लस बेटा यहां पर 3 रह गया। ठीक है, चलो जरा यहां से हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं एंड फिर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है बेटा, वहां से हमारे पास है 4t2 डैश इज इक्वल बेटा 16 3 इट इज 48, 48 प्लस 1 49, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 300 इंटू 49 होल डिवाइडेड बाय बेटा 16 तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो जरा अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 475 मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल बेटा, दिस विल कम कि ऊपर मल्टीप्लाई ही कर ले पहले, दिस विल एम्प्लॉय लाइक दिस t2 डैश इज इक्वल, जरा बेटा इधर मल्टीप्लाई करो, 9 3 इज 27, 2 कैरी, 4 3 इज 12, दैट विल बिकम 14, और बेटा 2 0 चिपक जाएंगे और नीचे वाले साइड से बेटा 16 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं चाहूं तो इसी को लिख सकता हूं t2 डैश इज इक्वल टू 147 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, 4 1 जा 4 25 जा। ठीक है, अच्छा तो अगर ये भी हो गया बेटा हमारे पास, तो जरा यहां से मल्टीप्लाई करो, 16 10 जा इज 160, देखो बेटा अगर हम 16 6 जा करेंगे वो 96 हो जाएगा, 16 6 जा इज 96, 16 7 जा 112 आई गेस, तो 16 इंटू 8 अगर करें 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 1 जा 8, 8 और 4 12, मतलब बेटा 128, अगर इसको एक और 16 ऐड करोगे 8 6 14, 1 कैरी 2 1, हाँ बेटा आपको 6 से करना 8 से करना पड़ेगा, सो 16 8 जा दैट इज 144, दैट इज 144, बेटा 147 में से 144 निकालो तो 3 पॉइंट चढ़ जाएगा बेटा, वो 30 बन गया होगा, 16 1 जा 16, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा अगर आप चाहो यू कैन राइट t2 डैश इज इक्वल टू 8.1 इंटू 25, कीजिए बेटा 25 4 जा इज 100, एंड व्हाट इज 25 4 जा इज 100, व्हाट इज 25, एक और 100 उसको ऐड करो तो बेटा वो बन जाएगा 200, मतलब बेटा 25 इंटू 8 इट इज 200, और बेटा उसी को आपको ऐड करना है, उसी को आपको ऐड करना है, ये हो गया 8, ये हो गया 200, दिस इज 200 प्लस 2.5, तो बेटा अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे दिस विल टर्न आउट टू बी 203 केल्विन, दिस विल टर्न आउट टू बी 203 केल्विन। लेट अस अगेन check it out, 16 4 1 जा 425 जा 1400, तो ठीक हो गया, तो 16 3 जा is 48, 48 plus 1 is 49, so this will become 300 into 49 divided by 16, तो 4 तो बेटा नीचे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल नीचे आ जाएगा, so if we will go and solve this, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो 4 16 तो आ ही जाएगा नीचे, so 147 16 8 16 2 जा that is 32, 144 हमारे पास तो 30 बन जाता ना, तो 8.2, अगर हम इसको ले लेते, एक मिनट जस्ट चेकिंग इट अगेन, थोड़ा सा हम मत यहां से गलत कर गए हैं, यहां से r तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है r भी कैंसल आउट, p एक्सटर्नल भी हो गया खत्म, तो ये तो 3r हो गया, ठीक है, तो t2 में तो ये हो गया, ठीक है, तो 300 by 16 प्लस 900, तो बेटा ये बन जाएगा 300 आप बाहर निकाल लो, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 1/16 प्लस 3, 16 3 जा इट इज 48, 48 प्लस 1 इज 49, 49/16, तो मतलब बेटा हमारे पास 4t2 डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 300 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल करें बेटा, तो यहां से हमारे पास 2, ये बन जाएगा 150, नीचे आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 49, ठीक है, तो बेटा यहां से हमारे पास 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो 49 में से 48 बेटा 1 चला जाएगा, तो पॉइंट चढ़ जाएगा, वो 10 बन गया होगा, 8 1 जा दैट इज 8, ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, t2 डैश बराबर होगा 115 इंटू 10, बेटा इस्तेमाल करो तो 16 1 बन जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा,
ठीक है, जरा बेटा अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो 61 इंटू 10 दैट इज 610, 61 इंटू 5, 6 5 1 इज 5, ओके, 6 5 इज 30, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये बन जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 1, 6 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 इज 8, ठीक है ना, देखो यहां से गड़बड़ हो गई थी, 4 2 इज 8, कितना कैरी, 1 गया कैरी, 11 बन गया बेटा, फिर से 4 2 इज 8, ठीक है, 3 कैरी 35 बेटा, 4 8 जा 32, 35 में से 32 3 पॉइंट गया कैरी बेटा, वो 30 बन गया, 4 7 जा दैट इज 28, देखो बेटा यहां से गड़बड़ हो गई थी, तो T2 डैश इज इक्वल टू 228.7 केल्विन, जिसको बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं चाहूं तो मैं ले सकता हूं 230 केल्विन। अब देखो बेटा यहां से क्या प्रूव हो गया, हमको पता है कि जब भी एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिकली तो इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, बेटा आपको याद है इन दोनों प्रोसेसेस में इनिशियल कितना था 300 केल्विन, जरा बेटा रिवर्सिबल का फाइनल कितना आया 150, मतलब डिक्रीज हो गया है, इरिवर्सिबल का फाइनल कितना आ गया 230, मतलब डिक्रीज हो गया है, लेकिन इरिवर्सिबल का जो फाइनल होता है बेटा वो रिवर्सिबल के फाइनल से ज्यादा होता है, इसीलिए तो देखो बेटा यहां पर 230 और बेटा यहां पर 150, तो जो हमने वहां से कंक्लूजन निकाला था वो भी यहां से प्रूव हो गया, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ T2 डैश इन सेकंड, बेटा आप इसका सेकंड में इस्तेमाल करो तो वर्क डन आपको मिल जाएगा, n तो बेटा 1 ही है, CV बेटा 3R है, T2 डैश 230 है बेटा, T1 दैट इज 300, तो बेटा अगर आप यहां से करोगे 300 माइनस 30 माइनस 70 बेटा दिस विल बिकम माइनस 210 R, और बेटा ये भी चेक कर लीजिए कि वर्क डन रिवर्सिबली 450 था बेटा, इरिवर्सिबली 210 होना भी चाहिए बेटा, बिकॉज एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल जो वर्क होता है वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है, अगेन इस क्वेश्चन से हमें वो प्रूव हो गया। Clear? So I hope this question has cleared the doubts in your minds to a good extent, यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। चले बेटा हाँ, अब बेटा आपके पास मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज ए होमवर्क टू यू, ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद करोगे, ठीक, यही है बेटा, देखो बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ ए नॉन लीनियर triatomic gas, for 1 mole of non-linear triatomic gas, compression occurs from 1 atm to 16 atms, ठीक है, find at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है find work done reversibly and work done irreversibly if the process is adiabatic compression। अब बेटा मैंने यही सवाल आपको दिया है, the same question I have given but now I have given it in the form of compression, हमने सॉल्व किया बेटा एक्सपेंशन के लिए। I am fully sure कि अगर आप ऑनेस्टली इसको पढ़ा होगा तो आपको यहां से भी कंप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I hope बेटा this is clear in your mind, ठीक है। Let us move to another part which is again very very important part। ठीक है, let us move to another part and that is known as free expansion, ठीक है, this is known as free expansion। आखिर free expansion क्या होता है, ठीक है, what do you mean by free expansion, that is the main point here। देखो बेटा, whenever, नाम से ही बेटा पता चल रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, whenever no external pressure is exerted
on the movable piston, on the movable piston, then such a kind of expansion, then such a kind of expansion is known as free expansion. ठीक है, जब भी बेटा पिस्टन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पर जो एक्सपेंशन होगा गैस का, जाहिर सी बात है बेटा कंप्रेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज बाहर से कोई चीज दबाने के लिए नहीं है. ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, तो हमेशा ये पिस्टन कहां जाएगा, एक्सपेंड ही होगा. एंड सच अ टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन. इस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं. अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक, हम जानते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम क्या कहेंगे, आप कहोगे सर ये फ्री एक्सपेंशन कब दिख सकता है हमें, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम. ठीक है बेटा, अगर आप कहीं से वैक्यूम क्रिएट कर लो, ठीक है, मतलब सारी की सारी एयर को गायब कर दो बेटा, बन जाएगा ना एक वैक्यूम. तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा ए गैस इज एक्सपेंडिंग इन वैक्यूम, ऑलवेज नो दैट इट इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है, तो फ्री एक्सपेंशन ही हमेशा और हमेशा होगा. ठीक है बेटा, अब देखिए, तो हम क्या कहेंगे, फॉर ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फॉर ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, तो अगर आपके पास एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा बेटा, तो हम जानते हैं क्या कि P एक्सटर्नल कितना है बेटा, वो तो जीरो ही है, विच एम्प्लॉइज वर्क डन इज जीरो. तो बेटा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप जानते हो वर्क डन इज व्हाट, माइनस P एक्सटर्नल dV. जब बेटा P एक्सटर्नल ही जीरो है बेटा, जाहिर सी बात है वर्क डन भी हमेशा फ्री एक्सपेंशन में जीरो होगा. क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब बेटा हमें क्या करना है, हमें फ्री एक्सपेंशन करना है किसका, आइडियल गैस का और रियल गैस का. लेकिन कब, जब हमारे पास क्या होगी, आइसोथर्मल कंडीशंस और एडियाबेटिक कंडीशंस. उन केसेस में देखो पहला केस क्या है बेटा, इसमें केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, केस नंबर फर्स्ट, द केस नंबर फर्स्ट इज फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नहीं, फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. अगर बेटा आपके पास एक आइडियल गैस है तो उसके फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की, लेकिन किसके लिए, वैन डर वाल्स गैस के लिए. ठीक है, देखिए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेटा पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कुछ जानते हो क्या, कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बेटा सिंस द प्रोसेस इज फ्री एक्सपेंशन, दिस वर्क डन इज जीरो, तो क्या कहेंगे, फॉर फ्री एक्सपेंशन. बेटा अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो ये वर्क डन तो बेटा जीरो है, वर्क डन जीरो है, एंड प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल, और बेटा चूंकि प्रोसेस भी क्या है, आइसोथर्मल है, हम बेटा आइडियल गैस की बात कर रहे हैं. एंड डू यू रिमेंबर, आइडियल गैस में डेल्टा U किसके बराबर होता है, ऑलवेज NCV डेल्टा T. प्रोसेस बेटा आइसोथर्मल है, तो बेटा हम क्या कहेंगे, एंड द प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल, देयरफॉर बेटा जी ये डेल्टा U किसके बराबर है, ये भी तो जीरो है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए. इसका मतलब बेटा उस इक्वेशन में डालोगे जीरो इज इक्वल टू Q प्लस जीरो, इसका मतलब बेटा Q इज इक्वल टू जीरो. तो क्या मतलब बेटा, एक आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशंस में जब क्या हो रही है, जब एक्सपैंड हो रही है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रही है बेटा, इट डज नॉट इमिट नाइदर डज इट एब्जॉर्ब हीट. ठीक है, और बेटा जब कोई चीज ना ही हीट एब्जॉर्ब करे ना ही हीट इमिट करे, उसका क्या प्रोसेस बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस. तो ऐसा आप बोल सकते हो कि आइसोथर्मल, बेटा देखो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन अगर आप एक आइडियल गैस की फ्री एक्सपेंशन करवाओगे आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर, तो बेटा वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने एडियाबेटिक प्रोसेस किया है, बिकॉज हमें क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू जीरो. अच्छा सर अगर ये मिल गया, तो अगर हम आइडियल गैस की क्या बोलते हैं इसको, नहीं बल्कि रियल गैस की करवाएं, तब क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा, ये है केस नंबर फर्स्ट. अच्छा ठीक है बेटा,
जरा फॉर केस नंबर सेकंड, क्या बेटा, केस नंबर सेकंड, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ वैन डर वाल्स गैस। जरा बेटा वैन डर वाल्स गैस के केस में अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाओगे तो क्या होगा बेटा? अब बोलिए मुझे, डेल्टा यू किसके बराबर है? Q प्लस डब्ल्यू। किसके बराबर है? Q प्लस डब्ल्यू। फ्री एक्सपेंशन है बेटा, फॉर फ्री एक्सपेंशन बेटा W किसके बराबर है बेटा जी? 0 के बराबर। लेकिन क्या ये डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी के बराबर है? ना बेटा, ये तो उसके बराबर नहीं है। अब अगर ये उसके बराबर नहीं है तो फिर किसके बराबर है? देख लो बेटा, डेल्टा यू बेटा एनसीवी डेल्टा टी, याद है बेटा, दिस इज माइनस ए एन स्क्वायर इंटू 1/v2 माइनस 1/v1, बेटा यही है Q के बराबर। रिमेंबर बेटा, हमने डिराइव भी किया है डेल्टा यू एक किसके लिए? एक रियल गैस के लिए, एक वैन डर वाल्स गैस के लिए कितना होता है? एनसीवी डेल्टा टी माइनस ए एन स्क्वायर इंटू 1/v2 माइनस 1/v1, वही आएगा ना Q के बराबर, बिकॉज W कितना है? 0 है। ठीक सर, ये वाली टर्म कितनी है बेटा? ये वाली टर्म तो 0 है, बिकॉज डेल्टा टी आइसोथर्मल कंडीशन है, ये तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब बेटा जी क्या हो जाएगा? यू विल फाइंड माइनस टाइम्स ए एन स्क्वायर इंटू 1/v2 माइनस 1/v1 इज इक्वल टू Q। अच्छा, ये भी समझ में आ गया बेटा। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब बेटा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के मुकाबले में हर हाल में ज्यादा ही होगा, इजंट इट? तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के मुकाबले में हर हाल में ज्यादा ही है, इसका मतलब 1/v2 इज लेस देन 1/v1, इजंट इट? ए नेगेटिव नहीं है बेटा, मोल्स नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसके बाहर क्या साइन है? माइनस साइन। तो बेटा हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना, फॉर एक्सपेंशन 1/v2 इज लेस देन 1/v1। ठीक है बेटा, इसका मतलब बेटा ये हुआ, अंदर वाली टर्म सारी की सारी क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव बेटा पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा Q इज ग्रेटर देन 0। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपको आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन करवाना है, किसका? रियल गैस का, वैन डर वाल्स रियल गैस का, तो बेटा दैट ऑलवेज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यहां पर बेटा हीट कितना मिल रहा था? 0। आइडियल गैस ना ही हीट एब्जॉर्ब करती है ना ही वो इमिट करती है जब वो फ्री एक्सपेंशन करेगी आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर। लेकिन अगर आइसोथर्मल कंडीशंस ही है और रियल गैस है, वैन डर वाल्स गैस है, तो बेटा वो हमेशा सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब ही करेगी, बिकॉज Q इज ग्रेटर देन 0। और बेटा जब Q ग्रेटर देन 0 मतलब Q पॉजिटिव है, दैट इज ऑलवेज व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट। तो बेटा इसका कंक्लूजन मैं यहां पर लिखता हूं, डियर फॉर ए रियल गैस या फिर वैन डर वाल्स गैस always absorbs heat from surroundings when it undergoes किसको? when it undergoes free expansion under isothermal conditions. This is very important. ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। अब एग्जैक्टली बेटा यही दो केस हमें करने हैं, किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए बेटा, अब हम करते हैं यही चीज, फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस फॉर आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस। तो बेटा यही है हमारे पास केस नंबर 3, फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो बेटा पहले हमारे पास क्या होगा? फॉर रियल गैस, सॉरी फॉर आइडियल गैस फर्स्ट, फॉर आइडियल गैस, और बेटा फिर हम करेंगे फॉर रियल गैस या वैन डर वाल्स गैस। अब देखो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हम फिर से वही कहेंगे,
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेटा हम क्या कहेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं बेटा। सिंस इट इज फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इज जीरो, एंड सिंस इट इज एडियाबेटिक, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। व्हाट डज दिस मीन? सिंस it is free expansion, since it is free expansion, hence बेटा वर्क डन कितना है, जीरो, एंड इट इज ऑल्सो एडियाबेटिक प्रोसेस। और बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कोई हीट एक्सचेंज होती है? नहीं, तो Q कितना है बेटा, जीरो। मतलब बेटा जी डेल्टा वर्क डन भी जीरो, Q भी जीरो, देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बेटा मिल जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन डेल्टा यू तो आइडियल गैस के लिए किसके बराबर होता है? दिस इज NCV डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब बेटा जी N तो जीरो नहीं है, CV जीरो नहीं है, कौन जीरो है? डेल्टा T जीरो है बेटा। इसका मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से बेटा हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जरा बेटा अब जरा सोचिए, जब हमने आइडियल गैस की फ्री एक्सपेंशन करवाई अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, तब बेटा आपने देखा क्या आया था, तब तो हमारे पास T इज इक्वल टू कांस्टेंट था बेटा, W इज इक्वल टू जीरो था, और फर्स्ट लॉ से बेटा हमें आया था Q इज इक्वल टू जीरो। क्या ये एग्जैक्टली सेम कंडीशंस नहीं यहां पर रिपीट हुई? सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स the free expansion of ideal gas under isothermal and adiabatic conditions is exactly same. There is no difference. There is no difference in the free expansion of an ideal gas under adiabatic and isothermal conditions. तो बेटा हम क्या कहेंगे? Therefore, we find that there is no difference. There is no difference. There is no difference in the free expansion of ideal gas under adiabatic or isothermal conditions। तो चाहे बेटा आप आइडियाबेटिकली प्रोसेस करो या बेटा आप कैसे करो, आइसोथर्मली प्रोसेस करो, लेकिन किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, उन दोनों के लिए फ्री एक्सपेंशन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने जब आइसोथर्मल रियल गैस का फ्री एक्सपेंशन करवाया था तब उसने हीट एब्जॉर्ब की थी। देखते हैं यहां पर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो फॉर रियल गैस क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा वर्क डन प्लस Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है सर, हम देख लेते हैं बेटा, फ्री एक्सपेंशन है, दिस इज फ्री एक्सपेंशन बेटा, मतलब W is equal to zero, एडियाबेटिक है बेटा, Q is equal to zero बेटा, this means delta U is equal to zero। ठीक है, बिकॉज दिस इज फ्री एक्सपेंशन तो वर्क डन तो होगा नहीं, एडियाबेटिक भी है बेटा तो Q भी जीरो ही होगा। अब जरा बेटा बताओ यहां से क्या मतलब, T is equal to constant ना बेटा, इसका मतलब ये हुआ NCV डेल्टा T माइनस टाइम्स बेटा AN स्क्वायर इंटू 1 by V2 माइनस 1 by V1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से जब बेटा मैं करूंगा इसको सॉल्व, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू AN स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस 1 बाई V1। क्लियर? अब बेटा सोचो एक्सपेंशन है तो मतलब V2 तो डेफिनेटली बड़ा है किससे, V1 से। इसका मतलब ये हुआ हियर हम क्या कहेंगे, 1 बाई V2 इज लेस देन 1 बाई V1 बिकॉज बेटा एक्सपेंशन है। अगर ये वाली टर्म बेटा छोट नेगेटिव आ गई तो बाहर तो सब पॉजिटिव ही है, इसका मतलब बेटा NCV डेल्टा T इज डेफिनेटली लेस देन जीरो, इज डेफिनेटली लेस देन जीरो। अब बेटा दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कब लेस देन जीरो होता है, जब उनमें से एक लेस देन जीरो हो। जरा बेटा सोचो, क्या N इंटू CV कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं बेटा, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा T इज लेस देन जीरो। बट डेल्टा T इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, फॉर अ रियल गैस, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस under adiabatic conditions temperature always decreases। और बेटा ये तो बिल्कुल लॉजिकल भी है, बिल्कुल सही बात भी है। क्यों बेटा,
अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है मतलब बेटा पिस्टन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, पिस्टन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। जरा बेटा सोच समझ के मुझे एक चीज बताओ, अगर पिस्टन कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है तो बेटा वो दो तरीकों से जा सकता है, या तो वो सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन बेटा ऐसा हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज बेटा प्रोसेस एडियाबेटिक है। तो फिर भी अगर पिस्टन को ऊपर कंटिन्यूअसली जाते रहना है बेटा, तो ये सब काम कौन करेगा? गैस खुद करेगी। और बेटा जब गैस खुद ये काम करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, डेफिनेटली बेटा उसका टेम्परेचर भी गिर जाएगा। डेफिनेटली बेटा वही हमें यहाँ पर रिजल्ट भी आया। अब जरा बेटा आप याद करो, आइसोथर्मल के केस में जब हमने रियल गैस का फ्री एक्सपेंशन करवाया था तो वो हमेशा हीट जो है वहां पर उसको हीट सिस्टम को एब्जॉर्ब ही कर रहा था। Q was greater than 0। अच्छा, तो सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो बेटा अब अगर हम ये कहते कि आइसोथर्मल का मतलब तो हो गया ना कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि गैस की काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक, गैस की काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो बेटा वो ढक्कन ऊपर कैसे जाएगा? उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी लाएगा कहां से? गैस अपनी एनर्जी का कोई भी हिस्सा उस मूवेबल पिस्टन के उस पार्ट में नहीं दे रही है, तो फिर वो पिस्टन कैसे ऊपर जा रहा है? जब बाहर से कोई सोर्स होगा, किसका? हीट का। इसीलिए तो बेटा वहां पर आपको आया था Q इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स वो जो सारी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, वो सारी की सारी हीट ही किस में जा रही है? उसको एक्सपेंड करवाने में जा रही है। वो वाली हीट जो सराउंडिंग से आ रही है वही गैस को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करवाते जा रही है। गैस अपनी एनर्जी का कोई भी हिस्सा यूज नहीं कर रही है। फॉर श्योर बेटा गैस का जो टेम्परेचर है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए तो रियल गैस के केस में क्या हुआ कि आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से, लेकिन जब आपके पास एडियाबेटिक कंडीशंस आ गई तो बेटा गैस अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो उसको अपनी ही एनर्जी की मदद से इस ढक्कन को कहां लेना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली ऊपर। तो अपना टेम्परेचर उसका बेटा जरूर कम हो जाएगा, और एग्जैक्टली हमें वही कंडीशन यहां पर आ गई। क्लियर? सो दीज आर द 4 केसेस ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। किस किस का? रियल गैस का भी और एडियाबेटिक गैस, ये वैन डर वाल्स गैस का भी, यानी कि रियल गैस का भी। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। अब जरा अगर हम थोड़ा और आगे चले इसमें, और मूविंग अहेड, देखो बेटा मूविंग अहेड हमारे पास बेटा एक नई चीज है, एक नया प्रोसेस है, दैट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दैट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है आइसोथर्मल, हमने तो पढ़ा है एडियाबेटिक, हमने तो पढ़ा है आइसोकोरिक, हमने तो पढ़ा है आइसोबारिक, ये पॉलीट्रॉपिक कभी नहीं पढ़ा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। एनी प्रोसेस in thermodynamics, any process in thermodynamics is known as polytropic process। ठीक है बेटा, कोई भी प्रोसेस बेटा, कोई भी प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स में होता है दैट इज एक्चुअली अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब किसी प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है दैट इज अगेन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक खास नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। कभी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, क्या रह रहा है? प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो अगेन दैट प्रोसेस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बट अब उसका एक स्पेशल नेम है दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है 100% कंफर्म बेटा दैट इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन अब उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक खास नाम है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, ऐसी कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, अगेन दैट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट बेटा उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है दैट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल टर्म पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस दैट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूंगा एवरी आइसोकोरिक प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बिल्कुल है, आइसोकोरिक प्रोसेस तो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन हर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है। एवरी प्रोसेस, एवरी जो है ना आइसोबारिक प्रोसेस, एवरी नहीं मुझे कहना चाहिए, आइसोबारिक तो एक ही होता है, आइसोबारिक प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हर किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को आप आइसोबारिक नहीं कह सकते हो। आइसोबारिक कोई खास एक वैल्यू है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, लेकिन हर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है ऑलवेज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, a polytropic process can be represented by the equation, बेटा हम एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PV रेज पावर x इज कांस्टेंट। ये है बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन। अब अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, डेफिनेटली बेटा ये एक रिवर्सिबल ही है। ठीक है, मैं सिर्फ रिवर्सिबल वाले की बात कर रहा हूं, इरिवर्सिबल वालों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका तो ग्राफ भी बन जाएगा, और जब ग्राफ बनेगा दैट इज 100% कंफर्म इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV रेज पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर बेटा ये जो x है आपके पास, x इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। इस x को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि x के वैल्यूज आप चेंज करते चले जाओ, आंसर्स आते चले जाएंगे। बेटा x का वैल्यू देखो बेटा, इफ, या मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी कैन हैव मेनी प्रोसेसेस लाइक। अब देखिए बेटा कैसे, जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा x का वैल्यू मान लीजिए 0 है। अगर x का वैल्यू आप 0 डालोगे बेटा इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बेटा अगर P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो आपको पता चल गया ना ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक। ठीक है, दूसरा बेटा अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया, अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया बेटा, ये क्या आएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बेटा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसकी खास निशानी है बेटा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक बेटा, अगर x इज इक्वल टू गामा हो जाए, अगर x किसी तरीके से क्या हो जाए, गामा हो जाए बेटा, तो देख लो यहां से क्या हो जाएगा, PV रेज पावर गामा इज कांस्टेंट। और बेटा PV रेज पावर कांस्टेंट अगर ऐसा हो गया, वी नो दिस इज वैलिड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। किसके लिए वैलिड है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और बेटा एक खास बात देखिए यहां पर, अगर मैं आपसे इसी इक्वेशन में कहूं PV रेज पावर x इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक, अब बेटा क्या काम कीजिए आप क्या काम कीजिए, इसको ऐसे लिखिए, V रेज पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट को k लिखिए, और बेटा P रेज पावर -1 लिख दीजिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेटा V इज इक्वल टू, इस x को उठाकर उधर, बेटा ये बनेगा ना k रेज पावर 1/x। ठीक है, अब वो भी कांस्टेंट है बेटा, जाहिर सी बात है, दिस इज कांस्टेंट, इनटू ये क्या बनेगा, P रेज पावर -1/x। सो बेटा V इज इक्वल टू नया कांस्टेंट K1 इनटू P रेज पावर -1/x। क्लियर। अब जरा बेटा देखो, अगर x हमारे पास इंफिनिटी बन जाए, अगर x इंफिनिटी बन जाए, डाल दीजिए बेटा इसमें इंफिनिटी, यू विल फाइंड दिस इज -1/इंफिनिटी, बेटा वो तो 0, P रेज पावर 0 दैट इज 1। बेटा आप देखोगे आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बेटा अगर V कांस्टेंट है, वी नो दिस प्रोसेस बाय द नेम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा अगर x इज इक्वल टू -1 है, तो बेटा ये क्या है, सिंपली एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसको क्या कहोगे आप, इसको आप कहोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और बेटा ख्याल कीजिए x इज इक्वल टू -1 का नाम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हाँ इसका कोई खास नाम नहीं है, अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोसेसेस एंड x इज इक्वल टू -1, ऑल ऑफ देम आर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। लेकिन जो आप पढ़ते हो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, वो सब के सब डिपेंड होते हैं खास वैल्यूज किसके, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के। अगर x इज इक्वल टू 0, 1, गामा और इंफिनिटी बन जाए, तब जो आप 4 प्रोसेसेस मेनली पढ़ते हो इस थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपके सामने आ जाएंगे। सो वी कैन से
for special values of x, we can get the processes that we usually learn in thermodynamics, whether that is isobaric, isochloric, isothermal या adiabatic. Clear? अब बेटा इसी के साथ साथ मैं आपको यहीं पर बता देता हूं वर्क डन. अगला टॉपिक जो है दैट इज वर्क डन इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. वर्क डन इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब बेटा आप जानते हो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वी नो, क्या जानते हैं, वी नो क्या कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो इससे क्या हो गया सर, बेटा पीवी रेज पावर गामा, आपको याद है थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस की भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन है, पीवी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो उसी का हमने जब वर्क डन निकाला था, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट इज इक्वल टू एनसीवी T2 माइनस T1. ठीक है, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं. और उसी को बेटा हमने लिखा था P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1. ठीक है, तो बेटा क्या कहेंगे, यूजिंग द similarity with adiabatic process, हम क्या कहेंगे, वर्क डन इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू एनसीवी इंटू T2 माइनस T1. ठीक है बेटा, और यही चीज बेटा किसके बराबर बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी अगर आप सीवी को चेक करोगे, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए. सीवी बेटा किसके बराबर था एडियाबेटिक में, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. बेटा यहां पर मैं लिखूंगा आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और बेटा यहां पर T2 माइनस T1 लिख दूंगा. ठीक है, अच्छा अगर ये हो गया बेटा तो आगे क्या होगा वो भी जरा देख लेते हैं. ठीक है, तो आगे क्या बनेगा हमारे पास, देखिए बेटा वर्क डन इज इक्वल टू nRT2, बेटा ये बनेगा nRT2 माइनस nRT1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1. बेटा व्हाट इज nRT2, आई कैन राइट दिस एज P2V2 माइनस nRT1 दैट इज P1V1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. यही है बेटा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला. ठीक है, तो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन बेटा बराबर होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. यू कैन डू इट और यू कैन राइट nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. क्लियर? इसी के साथ साथ बेटा एक छोटा सा टॉपिक भी आता है जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं. देखिए बेटा वो है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आखिर आप कैसे मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो. देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल है. हम फिर से वही चीज यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इतना इंपॉर्टेंट है बेटा. वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर, Q प्लस W. सिंस बेटा यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट किसके, आइडियल गैस ही हम यूजुअली ले रहे हैं, रियल गैस तो नहीं ले रहे. सो वी नो दैट दिस डेल्टा यू इट इज NCV डेल्टा T. एम आई क्लियर? Q इज इक्वल टू बेटा याद कीजिए Q मोलर हीट कैपेसिटी के साथ इसकी रिलेशन क्या है बेटा, इजंट दैट N इंटू CM इंटू डेल्टा T. ठीक है ना, क्लियर? मोल्स कितने हैं N, CM क्या हो गया मोलर हीट कैपेसिटी. अगर बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो मैं लिखता NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर होता तो लिखता NCP डेल्टा T. तो यहां पर ना ही कांस्टेंट वॉल्यूम है ना ही कांस्टेंट प्रेशर है, ये तो जनरल में कोई प्रोसेस है, इसीलिए मैंने लिखा CM. वेयर व्हाट इज CM, CM इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ठीक है, प्लस बेटा वर्क डन. क्या वर्क डन हमें पता है, बिल्कुल बेटा अभी हमने वर्क डन निकाला था ना यहां पर थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद है, दैट वाज कितना मैंने वो लिखा था, हाँ ये NCV, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर लगाऊं तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इधर से अगर देखूंगा दिस विल बिकम NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T.
है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो गामा नहीं है, सॉरी, यहाँ पर तो उसकी जगह x-1 है लिखा ना आपने अभी, NCV T2-T1। तो CV के बदले आप क्या लिखा पॉलीट्रॉपिक के लिए, R डिवाइडेड बाय x-1, गामा-1 नहीं, बिकॉज ये एडियाबेटिक नहीं है। इधर से क्या होगा बेटा, डेल्टा टी n कैंसल, बेटा आपके पास CV इज इक्वल टू CM प्लस R डिवाइडेड बाय x-1 आ जाएगा। बेटा यहां से आपके पास CM आ जाएगा बराबर किसके, इसको बेटा उधर फेंको, CV माइनस R डिवाइडेड बाय x-1, और आई कैन से बेटा CM इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, CM इज इक्वल टू CV प्लस R बाय 1 माइनस x। CV तो बेटा हमें पता ही है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, FR बाय 2 वो तो हमें पहले से ही पता होगा, R भी पता होगा, 1 पता है, बस x निकालने की देरी है। और याद रखिएगा ये x क्या है, PV रेज पावर x, वो x निकालना है बेटा। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला हमने निकाल लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी लग रहा है कि आखिर इसको यूज कैसे करना है, हाउ डू वी गेट दिस मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। तो बेटा मैं आपको दिखाता हूं, देखो बेटा, मान लीजिए कंसिडर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कंसिडर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा हम ले लेते हैं, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मैं आपको जैसे उसकी एग्जांपल एक देता हूं। जैसे आपको एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया गया है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय T क्यूब, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया गया है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड CM, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकालो। हाँ, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का आप क्या करो, इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालो। ठीक, और ये क्या दिया गया है, दिस इज कंसिडर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फाइंड CM फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है जो क्या है बेटा, मोनोएटॉमिक है, आप उसका CM निकालो। अब यहां से मसला ये होता है कि CM तो हम निकाल लेंगे, हमें क्या क्या चाहिए बेटा उसके लिए, CV और R भी पता है, 1 भी पता है, बस किसी तरीके से ये x पता चल जाए। और x का मतलब बेटा क्या है, प्लीज ध्यान रखिएगा, PV रेज पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो कुछ उल्टा ही है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय T क्यूब। तो बेटा आपको क्या काम करना है, जब भी आपको ऐसा कोई प्रोसेस आए ना, आपको इस इक्वेशन को इस तरीके में कन्वर्ट करना है, सिर्फ P और V में, तब जाकर आपको x मिलेगा। क्योंकि जब आपने इस इक्वेशन को ये कन्वर्ट कर दिया ना, फिर जो V के रेज पावर में होगा वो आपका x होगा, x का वैल्यू इधर डालो, आंसर आ गया। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं करके, ये पूरा का पूरा मैं आपको करके दिखाता हूं, तब जाकर आपको आई एम प्रीटी श्योर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन भी रब कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं इसको देखिए बेटा कैसे कर रहा हूं। नाउ जस्ट सी इट बेटा, देखो हमें क्या दिया गया है, प्रोसेस एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दी गई थी। क्या दिया गया था, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। तो बेटा हम जानते हैं CV मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए बेटा FR/2 इजंट इट। तो बेटा FT प्लस FR मोनोएटॉमिक है बेटा, तो उसमें तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होंगी, दिस विल बी डेफिनेटली 3R/2। क्लियर, ठीक है, अगर आप चाहो, बिकॉज FT इज इक्वल टू 3, FR इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अब ये भी हो गया। हमें क्या चाहिए, प्रोसेस बेटा क्या दिया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय T क्यूब, ऐसा कुछ दिया था। लेकिन हमें बेटा याद रखिएगा बनाना क्या है, PV रेज पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, P इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ बेटा, यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगाने वाला हूं, इनटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय T क्यूब। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने किया PT क्यूब इंटू V रेज पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देख रहे हो बेटा इक्वेशन बन रही है, V बेटा देखो मैंने V को डिनोमिनेटर में ले जाया, फिर ऊपर भी ले गया, बन गया ना -2, और T क्यूब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जरा बेटा देखो P इंटू V रेज पावर -2, सर बन गया ना P इंटू V, नहीं बेटा अभी नहीं बना, बिकॉज अभी टेम्परेचर ऐसे, इसको गायब करना है। इसको गायब कैसे करेंगे बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से। टेम्परेचर को बेटा आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज PV डिवाइडेड बाय NR का क्यूब इज इक्वल टू K। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं बेटा। मोल्स कांस्टेंट,
आर कांस्टेंट, क्या ये एन आर का क्यूब नहीं है बेटा? कांस्टेंट का क्यूब वो भी एक कांस्टेंट होगा, और जब आप इसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। मींस फ्रॉम इस पूरी इक्वेशन को यू विल गेट p इंटू वी रेज पावर -2 इंटू बेटा ये बनेगा ना p क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि एनआर कहां चला गया। क्लियर है? चलो बेटा अब जरा देखें, यहां से अगर हम देखेंगे हमें बनेगा p रेज पावर 4 इंटू वी रेज पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर बन गई पीवी इक्वेशन? ना ना बेटा, हमारी इक्वेशन तो ये है pv रेज पावर x इज कांस्टेंट, जिसमें p का पावर 1 है बेटा, हमारे p का पावर कितना है 4। तो आप क्या करोगे? रेजिंग 1/4 टू बोथ साइड्स। क्या करोगे बेटा? वी कैन से रेजिंग पावर 1/4 टू बोथ साइड्स। बोले बेटा ये क्या बनेगा? फोर्थ पावर ऑफ p रेज पावर 4। बेटा ये ऐसे है ना, p रेज पावर 4, या अगर आपको ये टफ लगेगा ना यहाँ पर ये रेज करना पावर, हमने तो स्क्वायरिंग सीखा है, ये जरा मुश्किल अगर आपको लगेगा तो बेटा मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, p रेज पावर 4 इज इक्वल टू k1 इंटू वी रेज पावर -1, क्योंकि v नीचे चला जाएगा, फिर बेटा मैं इसको ऊपर ले गया। क्लियर? अब इस 4 को बेटा इधर ले जाओ तो क्या बनेगा? p इज इक्वल k1 रेज पावर 1/4 इंटू वी रेज पावर -1/4। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नाउ इफ यू विल जस्ट रियलाइज, अब इसको नीचे ले आओ बेटा और फिर ऊपर भी फिर से ले आओ। ये देखो इज इक्वल कांस्टेंट को रेज पावर 1/4, बेटा वो एक नया कांस्टेंट k2 आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब बेटा ये इक्वेशन बन गई ना, यही हमें पता चल गया बेटा x इज इक्वल टू 1/4। देखा, ये इक्वेशन जो दी थी मैंने उसको ये बना दिया। मतलब ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, आपको परेशान करने के लिए था, असल में ये इक्वेशन ऐसे थी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ऐसी थी, मैंने कंपेयर किया, मुझे पता लग गया x इज इक्वल टू 1/4। बस बेटा मोलर हीट कैपेसिटी तो मैं जानता हूं ना, दैट इज CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ठीक है बेटा, CV दैट इज 3R/2 प्लस बेटा R तो ऐसे ही है 1 माइनस, क्या आपको x मिल गया? बेटा बिल्कुल मिल गया है 1/4। सो व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज 3R डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। 4 ऊपर चला जाएगा बेटा और 3 नीचे रह जाएगा बेटा। 3 3 जा 19R, सॉरी 9R प्लस 4 2 जा दैट इज 8R, और बेटा नीचे 3 2 जा 6। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करोगे दिस इज 17R/6। आंसर आ गया बेटा। तो आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी एट इस प्रोसेस के लिए दैट इज इक्वल टू 17R/6। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ जस्ट टू गिव यू मोर ऑफ दिस, थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसमें, उससे आपको बेटा और ये क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा कैसे, एक और प्रोसेस दिया गया है, मोनो एटॉमिक गैस ही है। ए मोनो एटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन है बेटा, ए मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, पहला वाला केस जो दिया गया है बेटा दैट इज T² is directly proportional to V cube। दूसरा बेटा जो दिया गया है that is P² is inversely proportional to 1/V cube। और बेटा तीसरा जो दिया गया है that is P is directly proportional to V। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है find molar heat capacity for each case। हर केस के लिए बेटा आप मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लो। बेटा मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व करूंगा, इन दो को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, और इसका मतलब बेटा ये भी समझ लीजिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कभी कभी नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो अब घबराना नहीं अगर आपको कभी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है वो तो हम अगले लेक्चर में सीख लेंगे, लेकिन कभी कभी अगर नेगेटिव भी आंसर आता है सो डोंट गेट टेंस्ड, डोंट वरी, नेगेटिव आंसर भी ठीक होता है। ठीक है, चलिए बेटा जरा देखते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा इस पहले वाले केस की, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब। कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा कि आपका जो गोल है वो क्या है, वो है PV रेज पावर x इज इक्वल टू
कांस्टेंट ले आना किसी तरीके से। यहां पर बेटा वॉल्यूम तो है लेकिन टेम्परेचर प्रॉब्लम कर रहा है, तो टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए आप इसके बदले लिखो पीवी बाय एनआर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वी क्यूब। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आप वी क्यूब को लाओगे, एनआर तो बेटा कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू के कांस्टेंट ही हो जाएगा बेटा। दिस विल बिकम पी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी क्यूब इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बेटा? बस बेटा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अगर आप यहां से थोड़ा सा देखोगे, दिस विल बिकम पी स्क्वायर इंटू वी रेज पावर -1, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, p के ऊपर कितना पावर चाहिए 1, तो बेटा आप यहीं से चाहो ना यहीं से कर सकते हो, p इंटू वी रेज पावर -1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस बेटा मुझे पता चल गया, p इंटू वी रेज पावर -1/2 मतलब आपने रूट ले लिया दोनों साइड से। क्या ले लिया? रूट ले लिया दोनों साइड से, रेज पावर कर लिया 1/2 दोनों साइड से, तो आप देखोगे ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये भी बेटा आपके पास आ गया, देयर इज नो डाउट इन दिस, आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू -1/2। जब बेटा आपको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स मिल गया तो Cm इज इक्वल टू Cv प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। बेटा मोनो एटॉमिक है तो 3R/2 हो जाएगा, और बेटा ये R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, 1 माइनस x खुद कितना है बेटा -1/2, यानी कि ये है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 बेटा 3/2, तो बेटा 3 तो ऊपर और बेटा 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बेटा अगर इसको करेंगे तो 3 3 इज 9 और 2 2 इज 4, बेटा दिस विल बिकम 13R डिवाइडेड बाय 6। फाइनल आंसर बेटा आपके पास मिल गया, Cm इज इक्वल टू 13R/6। इसमें भी बेटा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब आपने जो सीखा होगा उससे आप मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस का और इस बेटा इस प्रोसेस का तो सबसे आसान निकालना है। v को नीचे ले जाओ, ऊपर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 1/2, तो ये बनेगा 3R/2 प्लस R/2, 2R आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? 2R आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल है। ठीक, सो आई होप बेटा आज के लेक्चर में आपने सीख लिया होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, उसकी जो हमने न्यूमेरिकल की है, फ्री एक्सपेंशन देख लिया होगा, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी आपको अब समझ में आ जाएगा, और कैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे वो जो 4 प्रोसेस है वो बन जाता है। ठीक है, तो आई होप देयर इज नो डाउट। स्टिल बेटा इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन रिवाइंड द वीडियो। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, अगर आपको फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, मेक श्योर यू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी ऑल्सो, जो मेल आपको दिया गया है। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल्स, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।